हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो क्या है डायरेक्ट एंड क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये तो हम क्लास 7th में कर चुके हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं। क्या आप लोगों को याद है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब हमारे कोई राइट हैंड साइड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगा, तब तो वो होगा डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और जब राइट हैंड साइड की कोई भी कॉस्ट या कोई भी वैल्यू बढ़ेगी और लेफ्ट हैंड साइड की घटेगी, है ना, तो क्या हो जाएगा? तब वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि क्लास 7 में ये चैप्टर हम कंप्लीट बिल्कुल कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करेंगे कि व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। मतलब कार पार्किंग होती है रेलवे स्टेशन के पास, जहां 4 घंटे के लिए 60 रुपए, 8 घंटे के लिए 100 रुपए, 12 घंटे के लिए 140 रुपए और 24 घंटे के लिए 180 रुपए। अब पूछा क्या है? ये पूछा है कि चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्किंग टाइम। यानी क्या ये जो चार्जेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितने आवर्स यहाँ बढ़ रहे हैं, देखो आवर्स कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पर, 4 आवर्स बढ़ गए, देन 4 बढ़ गए, देन 4 बढ़ गए, आवर्स कितने बढ़ रहे हैं? हर बार 4 आवर्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब रुपीज भी तो उसी क्वांटिटी में बढ़ने चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 40। यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़ रहे हैं? 40। यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़ रहे हैं? 40। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले C1 लेते हैं। C1 इज इक्वल टू कितना है? अगर 4 घंटे में 60 रुपए, 4 घंटे में अगर 60 रुपए पार्किंग चार्ज है तो 1 घंटे का क्या होगा? निकाल सकते हैं ना? कैसे निकालेंगे? 60/4। आंसर क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, यानी 1 घंटे की कार पार्किंग क्या आ गई? 15 रुपए। अब यहां से देखो C2 कि अगर 8 घंटे में 100 रुपए हैं तो 1 घंटे में क्या होगा? तब क्या आंसर आएगा आपका? 12.50। आप C3 देखो कि अगर 12 घंटे में 140 रुपए है तब 1 घंटे में क्या आएगा? ठीक है, और C4 देखो कि अगर 24 घंटे में 180 रुपए हैं तो 1 घंटे में क्या आना चाहिए? ठीक है, सबके सामने रुपीज। आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने यहाँ से डिफरेंस देखा था, यहाँ से डिफरेंस, तो ये 40 रुपीज था। अगर हम यहीं से डायरेक्ट कर देते तो हम क्या बोलते कि अरे 4 घंटे में 60 रुपए थे, 8 घंटे में 100 रुपए थे, यानी हर घंटे में 4 घंटे बढ़ रहे हैं तो 40 रुपए बढ़ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकालने के लिए पहले हमको 1 घंटे की तो वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1 घंटे की वैल्यू एक्चुअल में पहले वाले आवर में थी क्या, यानी 1 घंटे में कितने रुपए लगते हैं, यानी C1 में 1 घंटे में 15 रुपए लगते हैं। अब C2 पर जब हम आ जाते हैं तो 1 घंटे के हिसाब से हमें 12 रुपए 50 पैसे देने पड़ते हैं। जब हम C3 से बात करते हैं तो हमें 1 घंटे में 11.67 रुपीज देने पड़ते हैं। और जब अगर 24 आवर्स की बात करें तो 24 आवर्स के हिसाब से हमें 1 घंटे में 7.5 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये जो वैल्यूज निकल कर आ रही है ना, पार्किंग चार्जेस, ये डिफरेंट डिफरेंट निकल कर आ रहा है, जबकि निकल कर कैसा आना चाहिए था? बिल्कुल इक्वल अमाउंट निकल कर आना चाहिए था। अगर पहले पहले घंटे में 15 रुपए है तो अगले 8 घंटे में 15 के हिसाब से ही तो निकल कर आना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे हेयर द चार्जेस पर आवर नॉट सेम, यानी हर घंटे के चार्जेस सेम नहीं है। तो C1 इज नॉट इक्वल्स टू C2, इज नॉट इक्वल्स टू C3, इज नॉट इक्वल्स टू C4। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे दो। देयरफॉर द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द पार्किंग चार्जेस आर नॉट
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन एकदम बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ मिक्सचर ऑफ अ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। यानी पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना है? 1 है। पार्ट ऑफ बेस कितना है? 8 है। इसको अगर A बना दो और इसको B बना दो तो ये क्या हो जाएगा? A1, A2, A3, A4 और A5। ऐसे ही हो जाएगा B1, B2, B3, B4 और B5। अब इसको करने के तो बच्चे कई तरीके हैं, मैं आपको 2 मेथड बताती हूँ। एक मेथड तो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इधर लिखो, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, और इस साइड लिख लो पार्ट्स ऑफ बेस। अब देखो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना है? 1। ठीक है, तब पार्ट ऑफ बेस कितना था? 8। अब पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना हो गया? 4। तब पार्ट ऑफ बेस कितना है? x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि एक साइड हमने पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रख लिए और S2 के बाद यानी रेशियो के बाद हमने पार्ट ऑफ बेस रख लिया। जब हमारा पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 था तब उसका पार्ट क्या था? 8। पार्ट ऑफ बेस क्या था? 8। जब हमारा रेड पिगमेंट हमारा 4 हो गया तब पार्ट ऑफ बेस क्या था? नहीं मालूम। अब क्या करेंगे? अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू 8 इज इक्वल टू x इंटू 1। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? x की निकालनी है ना, तो x को यही रहने दो। 4 इंटू 8 अपॉन 1 क्या आ जाएगा? 32। यानी यहां पर क्या आ जाएगा? 32। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। मैं यहां पर डाल देती हूँ मेथड 1। अब दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है? ये जैसे लिखे हुए हैं इनको वैसे लिख लो। कैसे? 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x का 1 के साथ और 8 का 4 के साथ। अब x की वैल्यू निकाल लो, 8 इंटू 4 अपॉन 1, तब भी क्या आंसर आया? 32। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 हो गया। अब जरा मेथड नंबर 3 देखो। तीसरा भी बता देती हूँ। मेथड नंबर 3 जो क्लास 5 और 6 से करते आते हैं, भाई फिलअप भरने हैं। हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है, 2 फ्रैक्शन है, 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। इसी की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल इसी की तरह। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। अभी आंसर क्या आएगा? 32। यानी आप किसी भी मेथड से करें, आंसर हमारा क्या आना है? आंसर हमारा 32 ही आएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ आ गया 32। अब यहाँ देखो सेकंड वाले मेथड से करते हैं हम। ठीक है, 4 अपॉन 32 इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। क्लियर? तो 4x इज इक्वल टू 32 इंटू 7, तो x इज इक्वल टू 32 इंटू 7 अपॉन 4। ये टाइम कट जाएगा, ये कितना आ गया? 56। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 56। अब नेक्स्ट पर चलो, 7 अपॉन 56 इज इक्वल टू 12 अपॉन x। 7x इज इक्वल टू 12 इंटू 56। यहां से मैं हटा देती हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से। बताओ कितनी बार में जाएगा? 7 8 जा और 12 8 जा 96। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्या आ जाएगा यहाँ पर? 96। इसी तरीके से लास्ट वाला 12 अपॉन 96 इज इक्वल टू 20 अपॉन x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 12। 12 8 जा और 8 2 जा 16, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 160। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? चले आगे देखो, समझ में आ गया ना? चलते जाए आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन क्वेश्चन 2 अबव, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में, इफ वन पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। चलो यहां लिख लेते हैं पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट।
और रेशियो में लिख लेते हैं पार्ट ऑफ बेस। वो कह रहा है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, यानी 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट था तब 75 ml बेस था, ठीक है, तब 75 ml बेस था। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड, तो रेड पिगमेंट नहीं मालूम, एक्स लिखेंगे। कितना रेड पिगमेंट मिलाया जाए कि जो बेस है वो 1800 बन जाए, ठीक है। अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई करो, 75x इज इक्वल टू 1800 इंटू 1, x इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। क्या आंसर आया बताओ जल्दी से फटाफट, 24, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से करें, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, अब बुक वाला मेथड करते हैं भाई। पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस। रेड पिगमेंट कितना था 1, तब बेस कितना था 75। अब रेड पिगमेंट मालूम नहीं है तब बेस कितना है 1800, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो 1/75 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1800, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू ये ऊपर पहुंच जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 75, क्या आ गया आंसर 24, ठीक है। क्या लिखेंगे, हैंस with base 1800 ml 24 parts red pigment should be mixed, ठीक है। आंसर आ गया दोनों तरीके से, और दोनों तरीके आई होप समझ में भी आ गए होंगे, है ना। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, मेथड आपके दोनों ही राइट है, कोई भी मेथड दोनों में से रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट देखो, a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। चलो यहाँ लिखो बॉटल्स और यहाँ लिखो आवर्स, तो कितनी बॉटल बढ़ती है 840 बॉटल्स, कितने आवर्स में 6 आवर्स में। हाउ मेनी बॉटल्स, यानी बॉटल नहीं पता, कितने आवर्स में 5 आवर्स में, ठीक है। अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इज इक्वल टू 840 इंटू 5, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 840 इंटू 5 अपॉन 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, कितना बचा 6 1 जा 6, अच्छा 2 12 नहीं आएगा, 2 बचेगा ना यहाँ पर, एक मिनट, 6 1 जा 6 2 बचा, 6 4 जा 24 और ये 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5 और 2 7, ये आ गई बॉटल्स निकल के आपकी। बताओ किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो जल्दी से फटाफट। इसको दूसरी तरीके से करते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बॉटल, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आवर्स। भाई कितनी बॉटल्स थी 840 बॉटल्स थी, तब कितने आवर्स लगते थे 6 आवर्स लगते थे। अब बॉटल्स कितनी है x, तो कितने आवर्स लगते हैं, वो 5 आवर्स लगते हैं, तो 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू x अपॉन 5, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालोगे, 5 को ऊपर ले जाओ, 840 इंटू 5 अपॉन 6, यहाँ से भी आंसर वही आएगा। भाई इक्वेशन तो यही बन रही है, आप कैसे भी निकाल लो, ठीक है। तो कंफ्यूजन तो नहीं है कि हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, आप जैसे भी लिखो, चाहे तो बॉटल एक तरफ कर लो, आवर्स एक तरफ कर लो, एक जैसी यूनिट को एक तरफ रेशियो में लिख दो और एक दूसरी तरह की यूनिट को एक साथ रेशियो में लिख दो, और तब अंदर अंदर वाले रेशियो का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई, और फिर एक्स की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो आपका आंसर यहां से भी कितना आएगा 700 बॉटल्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, हैंड्स machine will fill 700 bottles in 5 hours।
अच्छा एक और तरीका है, जब उसने ये कहा ना कि 840 बॉटल 6 आवर्स में भरता है, तो आप 1 घंटे में निकाल लो कितनी भरेगा 1 घंटे में। देखो यहां कर देती हूँ मैं शॉर्ट में, है ना। 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, ठीक है। तो इन 1 आवर कितनी भरेगा, 840 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, अभी कितना आया था 140। अब 5 आवर्स में क्या लिखेंगे, इन 5 आवर्स क्या करोगे, जो 140 आया 1 घंटे में 140 करी जाएंगे, तो 5 घंटे में 140 इंटू 5, यहाँ से भी आंसर आपका वही आएगा, यानी इक्वेशन तो वही बननी है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो तीनों तरीके समझ में आ गए, है ना। आप पहले एक का निकाल लो, फिर जितने का पूछा उतने का निकाल दो, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज बहुत इजी है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, आप कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा करने में, है ना। चलो देखो, अब बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 500 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, अगर के उसको माइक्रोस्कोप से केवल उसकी जो साइज है या फोटोग्राफ है उसको 20,000 टाइम बढ़ाया जाए, व्हाट वुड बी द एनलार्ज लेंथ, तो एनलार्ज लेंथ क्या होगी, ठीक है। चलो क्या करना है, सबसे पहले तो देखो जो नहीं मालूम है ना उसको एक्स लिख लो, हम ऐसे ही लिख देंगे, लेंथ क्या लिखेंगे, लेंथ लिख लो यहाँ पर, और यहाँ नीचे लिख लो एनलार्ज लेंथ, ठीक है। एंड वो लेंथ क्या थी 500 सेंटीमीटर, तब उसको एनलार्ज कितना किया गया था 50,000, ठीक है। अब लेंथ कितनी है x, तो एनलार्ज कितना किया गया उसको 20,000, है ना। तो क्या करोगे 5 अपॉन 50,000 इज इक्वल टू x अपॉन 20,000, x की वैल्यू निकाल दो, 20 ऊपर चला जाएगा, 20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 50,000, सारे जीरो काट दो, 5 से 5 काट दो, क्या आ गया बताओ जल्दी से, क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देख लो इसको भी, बाई इधर लिख लो लेंथ और इधर लिख लो एनलार्ज लेंथ। लेंथ कितनी थी 500 सेंटीमीटर, तब कितना एनलार्ज किया था उसको 50,000। अब लेंथ कितनी है x, तो कितना, सॉरी यहाँ लिखो, अब लेंथ कितनी है x, तो इसका इस में नीचे लिखे दे रही, तब है 20,000, ठीक है। अंदर अंदर वाले का x इंटू 50,000 इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000, सारी जीरो कट जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी जो एक्चुअल लेंथ है ना उसकी व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, यानी बढ़ाने के बाद जो लेंथ की गई वो क्या थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया, एकदम क्लियर, इतना ही रखें फिर आज के लिए, है ना, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। थोड़ा सा टिपिकल है क्लास 7 से, लेकिन इतना नहीं है कि अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सभी को मालूम है। तो सभी लोग एक एक बार वीडियो देखने के बाद नोटबुक खोलेंगे, अपनी बुक खोलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे, सेशन पसंद है तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है 1:30 PM, यानी 1:30 PM पर डेली आपको एक क्लास मिल जाती है, जिसको दिन में किसी भी टाइम आप देख सकते हो। सिलेबस कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। चलिए कल मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ, आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।